गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यदि आप लोग बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, एसएससी, सीजीएल, नेवी, एयरफोर्स, एनडीएस, सीडीएस, टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जी आपका सेशन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। देखिए, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ एडवर्ब आज आपको जी पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको कॉमन एरर इन यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है ना, ये सब पढ़ाए जा चुके हैं। आप जरा ध्यान से इसे पढ़िएगा, एक एक शब्द को जी बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से, है ना। और बाइलिंगुअल होके चाहे उसे हिंदी में समझाना पड़े या इंग्लिश में, हर तरीके से आपको जी समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ एडवर्ब, सबसे पहले जी हम लोग इसके एक एक रूल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब एडवर्ब की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे, तब एरर डिटेक्शन और कॉमन एरर के जो क्वेश्चन आते हैं जी, है ना, स्पॉटिंग एरर के, तो हमारे लिए आसान हो जाते हैं। देखिए, एडवर्ब क्या होता है जी, देखिए पहले यहाँ समझिए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन व्यक्त करता है जी, एडजेक्टिव व्यक्त करता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव व्यक्त करता है। जैसे कि अभी मैं लिख दूं, राज इज रिच। अब बताइए, राज इज रिच का मतलब क्या है, राज अमीर है। तो रिच क्या हो गया जी, यह एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसने किसकी विशेषता बताई, राज की। और राज एक क्या है जी, नाउन हो गया। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही है? ओके। अब आती है बात कि एडजेक्टिव की और वर्ब की और एडवर्ब की विशेषता को जी कौन बताएगा। ओके, इनके सबकी विशेषता को जी कौन बताएगा, एडवर्ब बताता है। कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। अर्थात नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को तो जो एडजेक्टिव बता देगा, लेकिन वर्ब की, एडवर्ब की, वर्ब की और एडवर्ब की खुद की और एडजेक्टिव की, इनकी विशेषता को जी कौन बताएगा। तो आप कहते हो इनकी विशेषता एडवर्ब बताएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिख दूं कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। अब मैं लिख दूं वेल, अच्छे से। तो बताइए टीच क्या है जी, वर्ब है। पढ़ाता तो हूं, पढ़ाता तो हूं, लेकिन उसकी खासियत, एक विशेषता है कि अच्छे से। तो ये जो वेल शब्द है जी, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, टीच को। और टीच क्या है, वर्ब है, इसलिए वेल क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे वेल ने किसको मॉडिफाई किया, वर्ब को। तो वर्ब को, टीच को मॉडिफाई किया, नहीं किया। और दूसरा एग्जांपल देखिए जी, मैंने कहा माई बुक इज गुड, मेरी किताब अच्छी है। तो गुड जी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। देख लो, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को एडजेक्टिव व्यक्त करता है। लेकिन इसी में मैं एक शब्द और डाल दूं, वेरी, माई बुक इज वेरी गुड। अब गुड क्या है, एडजेक्टिव। मेरी किताब अच्छी है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं मेरी किताब बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छी है तो वेरी गुड, तब ये गुड एडजेक्टिव हो गया। तो यहां वेरी क्या हो गया जी, वेरी हो गया आपका एडवर्ब हो गया। समझ गए कि नहीं मेरी बात? ओके। तो कहने का मतलब हो गया कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को तो एडजेक्टिव व्यक्त करता है, लेकिन वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की विशेषता को जी कौन व्यक्त करेगा, एडवर्ब व्यक्त करेगा। अब तो ये बात हिंदी में मैंने आपको समझा दिया, अब आप अंग्रेजी में जरा समझिए, वही चीजें हैं जी। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एनी एडवर्ब भी जी एक शब्द ही तो होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन, जो ज्यादा जानकारी देता है अबाउट प्लेस, किसी स्थान के बारे में, टाइम, समय के बारे में, मैनर, तरीके के बारे में, काज और डिग्री टू अ वर्ब, किसको जी, वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव के बारे में, फ्रेज और अनदर एडवर्ब, किसी अनदर एडवर्ब के बारे में। यानी एडवर्ब की भी विशेषता, एडजेक्टिव की भी विशेषता और वर्ब की भी विशेषता को जी कौन व्यक्त करेगा, एडवर्ब व्यक्त करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के आप ये समझ गए कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जी एडजेक्टिव व्यक्त करता है, और एडजेक्टिव की खुद की, वर्ब की और एडवर्ब की विशेषता को जी कौन व्यक्त करेगा, एडवर्ब व्यक्त करेगा। जैसे अभी मैं लिख दूं कि माई बुक इज वेरी गुड। अब माई बुक इज वेरी गुड, अब मैंने लिखा, अब यही बात अभी मैंने पहले भी बताया था, गुड एडजेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि बुक की विशेषता था वेरी, यहाँ जी क्या हो गया,
एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। फिर मैंने कह दिया सी, मैंने लिख दिया कि सी टीचर, वो पढ़ाती है वेल, अच्छे से। तो वेल विशेषता जी किसकी बता रहा है, वो टीचर की बता रहा है, ठीक है ना। तो एडवर्ब की विशेषता को भी जी कौन बताता है, एडवर्ब ही बताता है। अब जरा आप इस एग्जाम्पल से जी समझने की कोशिश करिए। देखिए समझते रहिए। कह रहे हैं कि एक मिनट ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को जी जरा ध्यान दीजिएगा आप। देखिए साहिल एक क्या है, नाउन है। साहिल इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे इज क्या है जी, वर्ब हो गया। ए क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। अब वेरी एडवर्ब क्यों हुआ, ये बताइए। वेरी को एडवर्ब क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है, गुड को। और गुड क्यों है जी, एडजेक्टिव। अब हम आपसे पूछें कि गुड एडजेक्टिव क्यों है, तो कहोगे जी जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव ही तो होगा। तो गुड किसको मॉडिफाई कर रहा है जी, ओके, साहिल को, या कह लो आप बॉय को, है ना। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है जी, बॉय को, और बॉय एक नाउन है। तो गुड एडजेक्टिव हो गया ना। और गुड को जो मॉडिफाई किया वेरी, तो वेरी क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। फिर आगे ध्यान देते हैं। साहिल प्लेज वेरी वेल। साहिल बहुत अच्छे से खेलता है। अब यहाँ पे जी मैं अगर लिख दूं साहिल और यहाँ पे लिखा प्लेज और मैंने लिखा वेल, साहिल प्लेज वेल, साहिल अच्छे से खेलता है। तो प्लेज क्या, ये वेल क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। अब हम आपसे पूछें कि वेल एडवर्ब क्यों हो गया, क्योंकि ये प्ले को मॉडिफाई कर रहा है और प्ले क्या है, वर्ब। और वर्ब को जो मॉडिफाई करे जी वो एडवर्ब होगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात को। अभी और आगे बात जी हम लोग बढ़ाते हैं, लेकिन मैं अगला वाक्य लिखने जा रहा हूं कि साहिल प्लेज वेरी वेल। साहिल प्लेज वेरी वेल। अब साहिल प्लेज, साहिल खेलता तो है अच्छे से, लेकिन कहा जा रहा है वेरी वेल। तो वेल एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया जी, क्योंकि ये प्ले को मॉडिफाई कर रहा है। तो वेरी क्यों एडवर्ब हो गया, क्योंकि वेरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वेल एडवर्ब हुआ क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और वेरी एडवर्ब इसलिए हो गया क्योंकि वेरी वेल एक एडवर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं। थोड़ा सा आराम से इसे और समझते हैं, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब आप हमें बताइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए जी ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं लिख रहा हूं अब देखिए साहिल हैज अ वेरी गुड कार। साहिल के पास एक बहुत अच्छी कार है। तो बताइए गुड क्या हो गया, गुड एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। गुड क्यों एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि कार एक नाउन है, इसको जी मॉडिफाई कर रही है, ठीक है ना। और वेरी को हम एडवर्ब कह रहे हैं, ये सब जी पहचानने को आएगा। तो वेरी को एडवर्ब कह रहे हैं क्योंकि किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो वेरी भी एडवर्ब हो गया। आगे बात समझ में। अब एक एक पॉइंट को हम चाहते हैं कि सब कुछ आप जी एकदम क्लियर कट तरीके से समझे रहिए, ठीक है ना। ओके आगे ध्यान देते हैं। अब यहां से पढ़ते हैं जी। कह रहे हैं प्रयोग के आधार पर, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कह रहे हैं प्रयोग के आधार पर एडवर्ब को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जी क्या है, सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब वो एडवर्ब होता है जो सामान्य रूप से किससे बनता है, एलवाई से बनता है, और जिसका हिंदी में अर्थ जी रूप से, पूर्वक, के साथ, साथ से या से निकलता है। ध्यान देते जाइए। जैसे मैंने कहा ही लिव्स। अब लिव क्या है जी, यही बातें तो अभी मैंने ऊपर बताया, आराम से देखते रहो। लिव जी वर्ब है, और जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा। तो ही लिव्स वो रहता तो है, लेकिन उसकी विशेषता बताई जा रही है पीसफुली। एलवाई आया ना, पीसफुली, तो वह शांति से रहता है,
शांति के साथ रहता है या शांति पूर्वक रहता है। बिल्कुल आराम से समझाया गया आपको। दे लिव, वे रहते हैं। अब बताइए लिव क्या है जी? लिव एक वर्ब है कि नहीं है? और ये हैप्पली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया? क्योंकि ये हैप्पली किसको मॉडिफाई कर रहा है जी? वर्ब को। ठीक है ना? तो एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया कि नहीं किया? राइट। तो एक एक बात को आप समझते चले जाइए कि दे लिव हैप्पली, वे लोग खुशी से रहते हैं, वे लोग आराम से रहते हैं, वे लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, प्रसन्नता के साथ रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं आप लोग। कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब, ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव एडवर्ब, अब रिलेटिव एडवर्ब क्या है जी? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में कंजंक्शन की भूमिका में होता है तो उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, अर्थात वो कंजंक्शन भी होता है और रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। जैसे ध्यान दो, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, तो ये व्हेन क्या हो गया जी? एक रिलेटिव एडवर्ब हो गया। और यही व्हेन जी क्या है? कंजंक्शन भी है। ठीक है ना? एक एक बात पे आप ध्यान दिए रहिएगा। ओके, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, ये वही स्थान है जहां मैं रहता हूं। तो जहां मैं रहता हूं तो ये रिलेटिव एडवर्ब भी है और यही जी क्या है? कंजंक्शन भी है। समझ में आ रहा है नहीं मेरी बात? बहुत आराम से समझ जाइए। ओके, तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए, अच्छे से समझे रहो। अब ध्यान दो, फिर कह रहे हैं राज इज माई फ्रेंड हु लिव्स दिल्ली, हु लिव्स जो रहता है और इन दिल्ली जो दिल्ली में रहता है, तो हु क्या है जी? रिलेटिव एडवर्ब भी है और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है ना? आगे ध्यान देते हैं, फिर कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव वर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब का कार्य करते हैं। वेयर डू यू लिव में जी वेयर क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। फिर कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, कहते हैं अर्ली, लेट, बिफोर, आफ्टर, ऑफन, एगो, एवर, नेवर, ऑलवेज, सडन, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, एटसेट्रा। ये क्या है जी? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा ही वॉक्स डेली, तो डेली क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। फिर कह रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है जी? अब जो प्लेस होता है जी वही एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखिए हियर, देयर, नोवेयर, अवे, एटसेट्रा। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, तो हियर क्या हो गया जी? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। सब जी पहचानने को आएगा कि कम हियर में जी हियर क्या है। ठीक है ना? ओके, आगे ध्यान देते हैं, फिर कह रहे हैं गो अवे, तो गो अवे में जी अवे क्या है? ये एडवर्ब ऑफ जी प्लेस है। ठीक है ना? ओके, ध्यान दीजिएगा। फिर कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या है? फास्ट हो गया, स्लोली हो गया, जॉइंटली हो गया, क्लियरली हो गया, ओपनली हो गया, इजली हो गया, एटसेट्रा हो गया। ओके, तो आप समझ गए एडवर्ब ऑफ मैनर है फास्ट, कैसे जी? ये तरीका बता रहा है, तेजी से। अब स्लोली एक तरीका है जी, ढंग है। स्लोली धीरे से, ज्वाइंटली संयुक्त रूप से, क्लियरली स्पष्ट रूप से, ओपनली खुले तौर पे, इजली आसानी से। ये तरीका है कि नहीं है? ओके, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ही वर्क्स हार्ड, वो कठोर मेहनत करता है। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली, मैं हर चीज को स्पष्टता से समझाता हूँ, स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। तो क्लियरली क्या हो गया जी? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया आपका। ठीक है? ओके, फिर कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री देखिए जी। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की जी तीव्रता को दिखाएगा, उसके एडवर्ब ऑफ डिग्री को दिखाएगा को किस लेवल पर है। ठीक है ना? तो टू हो गया, क्वाइट हो गया, इनफ हो गया, वेरी, एक्सट्रीमली, एटसेट्रा और एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। यू आर क्वाइट रॉन्ग, तो आप गलत तो हैं लेकिन किस स्तर तक गलत हैं, किस लेवल तक गलत हैं? तो कह रहे हैं क्वाइट, एकदम आप गलत हैं, एकदम गलत हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आप गलत हैं, कंप्लीटली। ओके, तो यही तो चीज कह रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये सब आप देखे रहिए जी, बार बार देखिए। फिर कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जी ये क्या है? अगेन है, वंस है, ऑलवेज है, फ्रीक्वेंटली है, वेरी है, ऑफन है। तो ही हैज कम अगेन, ही हैज
कम अगेन, तो ये जी अगेन क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। ओके, फिर कह रहे हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, देयर फोर, सो, बिकॉज, एटसेट्रा एडवर्ब ऑफ रीजन है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या है, श्योरली है, एस है, और ये सब जी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अब कह रहे हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये क्या है, नो, नो है, नॉट है, नेवर, ये सब जी आप समझ गए। ओके, अब हम लोग जी आते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। कह रहे हैं एडजेक्टिव की भांति एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती हैं। जैसे आपने एडजेक्टिव की पढ़ा था कि 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, वैसे एडवर्ब की भी 3 डिग्रियाँ हैं। जैसे फास्ट का मतलब जी तेजी से, लेकिन फास्टर हो जाएगा इसका कंपैरेटिव, और तेजी पे, फास्टेस्ट सबसे तेजी से, हार्ड हो गया, हार्डर हो गया, हार्डेस्ट हो गया, सून जल्दी हो गया, सूनर और जल्दी से, सूनेस्ट, फिर नियर हो गया, नियरर हो गया, नियरेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये सब सारी चीज आप जी समझे रही है। फिर कह रहे हैं जिन वर्ब के अंत में एलवाई होता है उनका कंपैरेटिव डिग्री मोर से और सुपरलेटिव डिग्री जी मोस्ट से बनता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, जिनके अंत में एलवाई होता है उनका कंपैरेटिव जी किससे बनेगा, मोर से बनेगा। ओके, और इनका जी सुपरलेटिव किससे बनता है, सुपरलेटिव किससे बनता है, मोस्ट से बनता है। जैसे ध्यान दो, जैसे मैंने कहा वाइजली, अभी एग्जांपल जी आपको इसके आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, कॉमन एरर का जो इंडिविजुअल सेक्शन है जी, है ना, कॉमन एरर का कि जो प्रैक्टिस का है उसमें सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। वाइजली का मतलब क्या हो गया जी, बुद्धिमानी से। वाइजली का मतलब जी क्या हो जाएगा, बुद्धिमानी से। और जब मोर वाइजली हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ओके, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जी ये जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा ये मोस्ट वाइजली हो जाएगा। फिर स्लोली, धीरे से, तो इसका कंपैरेटिव देखो जी, कंपैरेटिव किससे बन रहा है, मोर से, और सुपरलेटिव किससे बनाएंगे, मोस्ट से। क्लेवरली, चालाकी से, और जो मोर क्लेवरली हुआ तो और चालाकी से, और मोस्ट क्लेवरली का मतलब सबसे चालाकी से, ज़्यादा, सबसे अधिक चालाकी। लेकिन जी ध्यान दीजिएगा, अर्ली इसका अपवाद है, राइट, जिनमें एलवाई आता है तो उनमें ना लगाइएगा। अब आपने देखा, आपको बताया गया कि एलवाई जिसमें लगता है, एलवाई जिसमें लगता है, जिन वर्ड में, जिन एडवर्ब में जी एलवाई होता है उनका कंपैरेटिव मोर से और सुपरलेटिव जी किससे बनाते हैं, मोस्ट से बनाते हैं। लेकिन अर्ली इसका अपवाद है। अब आप अर्ली को क्या करोगे, अर्ली का कंपैरेटिव जी क्या है, अर्लियर है, और इसका सुपरलेटिव जी क्या है, अर्लीस्ट है, ठीक है ना। ओके, आगे ध्यान देते हैं, कुछ एडवर्ब की डिग्री भिन्न प्रकार से होती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा जी, यहाँ सबसे क्वेश्चन खूब बनते हैं। जैसे मैंने कहा फार का फारदर हो जाएगा और ये फारदेस्ट हो जाएगा। फार आप जानते हो दूर, ज्यादा दूर, और ये हो गया जी सबसे दूर। लेट, देर से, लेट का मतलब ही होता है जी देर से, ठीक है ना, हाँ, देर से। और इसी लेट का मतलब भी जी देर भी होता है, देर भी होता है और देर से भी होता है, मैं बताऊंगा, एडवर्ब भी है, ठीक है ना। और इसका जी कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, लेटर, ज्यादा देर से, और लेटेस्ट सबसे देर से, सबसे बाद का, है ना, समय में। लिटिल का कंपैरेटिव जी लेस होता है और इसका सुपरलेटिव लीस्ट होता है। वेल का जी सुपरलेट कंपैरेटिव जी बेटर होता है, यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होता है, यानी बेटर जो है वो वेल का, बेटर जो होता है जी वेल का भी कंपैरेटिव है, और बेटर गुड का भी कंपैरेटिव होता है। यानी बेटर जो होता है, आप ये कह लो, क्लियर, ये एडजेक्टिव भी होता है कंपैरेटिव फॉर्म में, और ये जी एडवर्ब भी होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बेटर जो होता है एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, समझ में आया कि नहीं आया, बेटर। और इसका सुपरलेटिव जी बेस्ट होता है, और बैडली माने जी बुरे तरीके से। और जब इसका कंपैरेटिव होता है तो वर्स भी होता है और वर्स्ट भी इसका सुपरलेटिव। अब आपको जी वर्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वर्स की 2 पहचान आप कह सकते हो है। एक तो वर्स आपका, मेरी बात पे ध्यान दो, नंबर 1 तो ये क्या है, ये बैड का जी कंपैरेटिव है। बैड
एक एडजेक्टिव है, इसका भी जी ये कंपैरेटिव फॉर्म है बैड। ओके वर्स, बैड का जी कंपैरेटिव है ये, बैड का कंपैरेटिव डिग्री है ये। और ये जी वर्स क्या है, ये जो बैडली, बैडली एक एडवर्ब है जी, बैडली एडवर्ब है, इसका भी जी क्या है, इसका भी ये कंपैरेटिव है, इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री है। ये सब जी यही तो कंफ्यूज होते हैं लोग, राइट। यानी वर्स दो चीज है, एक तो बैड माने बुरा होता है, खराब होता है, उसका भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना, ओके। और वर्स जो होता है ये बैडली का भी जी कंपैरेटिव डिग्री होता है, बैडली का मतलब बुरे तरीके से, ठीक है ना। आगे मैं एग्जांपल देके जी आपको समझाऊंगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं एडवर्ब को जितना हो सके उसी शब्द के पास रखना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई करता है, अन्यथा उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मेरी बात पे ध्यान दो, ओके। एडवर्ब को उसी शब्द के पास, जैसे राज हैज आल्सो डिसाइडेड, तो राज ने भी जी निश्चित किया है टू विजिट द ताज, क्लियर। अब आल्सो की जी सही जगह यहां होनी चाहिए, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि राज ने ताज भी देखने का निश्चय किया है, राज ने भी निश्चय किया है, इसका मतलब और लोगों ने निश्चय किया है, पहले वाक्य का अर्थ। जबकि हम कहना चाह रहे हैं राज ने ताज भी देखने का निश्चय किया है, ताज भी यानी ताज को भी देखेगा राज, ओके। तो राज हैज डिसाइडेड टू विजिट द ताज आल्सो, समझ गए कि नहीं, ओके। अब जैसे मैं ये कहूं, इसी को ऐसे समझ जाओ जी हिंदी में, मुझे एक गर्म गिलास, मुझे एक गर्म नहीं जी, या ठंडा लिख लो, मुझे एक ठंडा गिलास पानी दो। अब ये वाक्य गलत है कि नहीं है, बताइए। वही चीज यहां भी है जी, राइट। कि एडवर्ब को जितनी संभव हो सके उसी शब्द के पास रखिए जिसको जी मॉडिफाई कर रहा हो, नहीं तो उसका अर्थ जी बदल जाएगा। मुझे एक ठंडा गिलास पानी दो, तो ठंडा क्या चाहिए, गिलास चाहिए कि पानी चाहिए, तो आपने कहा पानी चाहिए, तो मैंने कहा फिर ऐसे बोलो ना कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी दो, मुझे एक गिलास ठंडा पानी दो, ये आपको कहना पड़ेगा जी, राइट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो ठीक उसके बाद लिखा जाता है। अब जी देखिए, सबसे पहली बात तो आप इंट्रांजिटिव वर्ब को जानिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक चीज को जी क्रमवार तरीके से सही क्रम में आप पढ़िए, ठीक है ना। आपको हर एक चीज जी बिल्कुल सही क्रम में पढ़ना चाहिए, ओके। एक सही क्रम में उसे पढ़ने की जरूरत होती है। अब आपको जी ये पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ जी ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। मैंने इसको जी बहुत डिटेल में वर्ब में पढ़ाया है, आप पढ़िए, ओके। तो को मॉडिफाई करता है तो ठीक उसके बाद लिखा जाता है, जैसे जी लिव। अब मैं इंट्रांजिटिव वर्ब को यहाँ जी नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि नहीं तो हम लोगों में डाइग्रेशन हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, पढ़ क्या रहे पढ़ाने क्या लगेंगे, उससे जी हम टॉपिक से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इंट्रांजिटिव वर्ब को वर्ब वाले सेक्शन में जाके पहले पढ़िए आप। तो ही पीसफुली लिव्स, अब लिव्स क्या है जी, इंट्रांजिटिव वर्ब है ये, इंट्रांजिटिव जी वर्ब है ये। और जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके पहले जी ये एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे मैं कहूं, मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे मैं कहूं, मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि आई हैप्पीली वर्क, ओके। आई हैप्पीली वर्क, तो मुझे कहना पड़ेगा जी, ओके। अब दूसरा कह रहा है आई हैप्पीली वर्क, तो मैं ये कहूंगा आई वर्क हैप्पीली,
ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही हैप्पली डाइड नहीं जी, ही डाइड हैप्पली। ये देखे एडवर्ब का प्रयोग जो इंट्रांजिटिव वर्ब है जी उनके बाद किया जाता है, ओके। अब जैसे मैंने कहा यू वेल स्माइल, अब यू वेल स्माइल, अब स्माइल एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप जी इंट्रांजिटिव वाला पेंच ना फंसाइए ना, आप इसको पढ़ के रखिए पहले ना जी। इसीलिए तो कहा जाता है, जैसे ज़्यादातर विद्यार्थी क्या होते हैं, जैसे वो पहले की जानकारी नहीं रखते हैं, उनका पेच वहीं पे फंस जाता है। अब जिस विद्यार्थी को यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर नहीं होगा, पहले उसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वीडियो को रोके और जाके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पढ़े, तब उसको ये जी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। तो स्माइल, तो मतलब मैं कह रहा हूँ, चलो बता देता हूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके साथ जी एडवर्ब का प्रयोग, जिनके साथ जी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं कहूँ आई लाफ, मैं हंसता हूं, तो आप नहीं कह सकते क्या हंसते हो, इसका अर्थ जी अपने आप में कंप्लीट है। आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन अभी मैं यही बात कह दूं आई सा, मैंने देखा। अब मैंने क्या देखा, अब आप पूछोगे, मैंने कहा मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, या मैंने बेचा, मैंने बेचा, मैंने बेच दिया, मैंने बेच दिया, मैंने बेच दिया। तो आप पूछोगे सर क्या बेच दिया, तो मैंने कहा आई सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार बेचा। आयशा, मैंने देखा, अलायन, एक शेर देखा, राइट। तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, जिनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे लाफ और स्माइल जी यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूं, तो आप कहोगे सर क्या मुस्कुराते होते, तो अतार्किक बात हुई जी। आई स्माइल, आई लाफ, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, समझ गए कि नहीं आप लोग, ओके। फिर आगे मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं ही बिटरली वीप्स, तो ही बिटरली वीप्स नहीं होगा जी, ही वीप्स बिटरली होगा, राइट। अब आगे यहाँ पे ध्यान देते जाओ जी, एक एक रूल को पढ़ते जाइए, इन्हीं के दम पे जी आपको आगे सब कुछ कराया जाएगा। प्रैक्टिस भी हम अच्छा इन्हीं के दम पे करेंगे। ऑलवेज, एवर, शेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली आदि एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको उन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है जिनको ये मॉडिफाई करते हैं, ओके, जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। तो ये जी ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनको उन वर्ब के पहले प्रयोग करते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं, समझ रहे हो ना, ओके। जैसे मैंने कहा ही कम्स नेवर हियर, अब ये जी गलत है, देखिए ये जी वर्ब हो गया और ये जी एडवर्ब हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनको उन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है जिनको वो मॉडिफाई करते हैं। तो नेवर किसको मॉडिफाई कर रहा है जी, कम को, ये देखिए एडवर्ब है, कम को मॉडिफाई कर रहा है, तो कहते हैं ही कम्स नेवर नहीं जी। अब ये देखिए इसके पहले प्रयोग होगा। अब ये देखो जी यहाँ पे आराम से समझने की कोशिश, नेवर एडवर्ब हो गया और कम क्या होगी जी, वर्ब हो गया। फिर अब पढ़िए, देखिए आराम से समझते जाइए। ऑलवेज, एवर, क्योंकि यहां से जी अक्सर सवाल आते हैं, इसलिए किसी भी चीज को समझने में, किसी चीज को जानने में कभी हड़बड़ाहट नहीं दिखाते जी। कह रहे हैं कि ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली आदि एडवर्ब ऑफ टाइम है, अर्थात एडवर्ब ऑफ जो टाइम होंगे ये उन वर्ब के पहले प्रयोग किए जाएंगे जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। तो बताइए ये, अब देखिए कम वर्ब हो गया और एडवर्ब क्या हो गया जी, नेवर हो गया, तो इसके पहले आया है कि नहीं आया है, ये देखो इसके पहले आया हुआ है, नेवर पहले है, कम बाद में है, इसलिए ये क्या है जी, सही है। और जब नेवर जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद में आया तो इसलिए ये गलत हो गया। समझ गए होगे ना आप लोग। दूसरे एग्जाम्पल को समझाते हैं, इसीलिए जी एग्जाम्पल कई देने की मैं कोशिश करता हूं ताकि हमारे विद्यार्थियों को या जो प्रतियोगी साथी जिनको किसी बात में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन हो या ना हो जी, हमें पढ़ना पड़ता है आप लोगों को और उसकी बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ती है
तब जी आपके खाते में सफलता आती है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं आप लोग, मेरी बात को ध्यान दो। अब देखिए आई गो ऑफन, अब ये ऑफन एडवर्ब है कि नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये गो क्या है जी, वर्ब है। अब कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को जिस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके पहले आएगा, और यहां आया कहां है, बाद में, यानी वर्ब पहले है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम बाद में है, इसीलिए ये जी क्या है, गलत है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये वर्ब है गो, और ये एडवर्ब ऑफ जो टाइम है ऑफन, ये जी पहले है। ठीक है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये पहले है, इसलिए ये क्या है जी, सही है। फिर कह रहे हैं यू स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ। अब देखिए ऑलवेज, चलिए अब ध्यान दीजिएगा जी, अब यहां पे ऑलवेज क्या है, इसको जी यहां रखते हैं, आराम से लिखते हैं। कहते हैं ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये क्या है जी, ये वर्ब है। रूल में अभी क्या कहा गया आप बताइए, रूल में अभी यही तो हमने आपको पढ़ाया कि एडवर्ब ऑफ टाइम को हमेशा वर्ब के पहले रखते हैं जिसको वो मॉडिफाई करता है। ठीक है ना, अब जब पहले रखते हो, है कहां जी, ये बाद में है। देखिए वर्ब पहले आ गई, एडवर्ब बाद में, इसीलिए जी क्या है, गलत है। अब यहां पे देखिए जी, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, और ये जी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ओके। और यहाँ पे जी स्पीक क्या है, वर्ब है। अब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम को जिस वर्ब को जी मॉडिफाई करता है उसके पहले लिखा जाता है, तो स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है, इसके पहले लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है जी, सही है। समझ में आया, एक एक रूल को ध्यान से सुनते समझते हुए चले जाइए। आगे बढ़ाते हैं जी, दूसरे एग्जाम्पल पे आप समझिए। कह रहे टेल मी इफ यू गो एवर दिल्ली आर नॉट, टेल मी इफ यू गो एवर दिल्ली आर नॉट। अब देखिए जी, एवर क्या है, एवर फिर वही है, यही सब सारी चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं। ये एडवर्ब ऑफ जी टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं है, एवर, और गो क्या है, वर्ब है। बार बार मैं कह रहा हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम को वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है जिसको वो मॉडिफाई करता है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे पहले आ गया, ओके। एवर क्या है, फिर मैं वही बात लिख रहा हूं, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं जान रहा हूं कि थोड़ा उब हो सकती है, लेकिन उबा ना करिए जी, कहीं भी ऐसी स्कीम नहीं चल रही है कि पहले आओ पहले पाओ, कि हम जल्दी पढ़ लें बस फट से हमारी ज्वाइनिंग होने जा रही, नहीं जी, पढ़िए समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए आप, राइट है ना, कोई काम हड़बड़ाहट में नहीं होता है। नेवर ट्राई टू डू एनीथिंग इन हेक्टिक वे, कोई भी चीज हेक्टिक वे में करने की कोशिश मत करो। और ये जी वर्ब है, ठीक है ना। अब देखिए वर्ब के पहले आ गया ये एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, और यहां बाद में आया था तो इसलिए गलत था। ठीक, ओके। आगे यही बात जी कह रहा है, यहां पे जी समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अब इसको यहां पे भी समझ लो। अब कह रहे हैं कि जब वर्ब इज एम आर वाज या वर जी ये वर्ब टू बी हूं, वर्ब टू बी के रूप में आए हों, ठीक है ना जी, ओके, आते हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग इनके बाद, जब ये इज एम आर जी इस तरह से होंगे वर्ब, तब इनके बाद किया जाता है। ही नेवर इज लेट नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, तो जब इज एम आर वाज या वर को जी वर्ब टू बी के रूप में यूज किया जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग, तो इसके बाद किया जाता है। ही नेवर इज लेट नहीं होगा, तब हम कहेंगे ही इज नेवर लेट, ओके। अब मुझे कहना हो, मेरी बात पे ध्यान देना, आई नेवर एम लेट, क्लियर। अब इसको मैं आई नेवर एम लेट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आई एम नेवर लेट, ओके।
ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहे हैं आई ऑलवेज एम हैप्पी। आई ऑलवेज एम हैप्पी नहीं होगा। अब देखिए जी क्या कह रहे हैं कि जब वर्ब इज एम आर वाज या वर हो तो एडवर्ब आप जो टाइम होगा जी ये किस रूप में हो, वर्ब टू बी के रूप में बता रहे हैं जी बार बार आपको। तो कह रहे हैं कि ऑलवेज हो। अब देखिए जी तो इनके जी बाद प्रयोग होगा। अब देखिए जी जैसे आई ऑलवेज एम हैप्पी नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी, तो एम पहले आएगा और ऑलवेज इसके बाद आएगा, तब ये अपना सही होगा। ठीक है, ओके। जब किसी वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया आपको ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जैसे आई सा मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो आप पूछोगे अरे सर मैंने क्या देखा, तो मैंने कहा मैंने एक शेर देखा, तो आई सा लायन। तो ट्रांजिटिव वर्ब तो पहली बात आप जान लो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें अर्थ को कंप्लीट करने के लिए जी उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में जब ऑब्जेक्ट आएगा तो जो एडवर्ब आएगा वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा, यही बात वो कह रहा है। जब किसी वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो एडवर्ब का प्रयोग जी ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है, अगर और कहीं किया जाएगा तो गलत होगा। जैसे ही कंप्लीटेड उसने पूरा किया, क्या पूरा किया, तो अपना काम पूरा किया, हिज वर्क। तो ये क्या है जी, ये ट्रांजिटिव, ये दिया ध्यान दो आराम से, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब आ गया अपने और ये जी ऑब्जेक्ट हो गया, हिज वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताइए ट्रांजिटिव वर्ब आपको दिख रहा है और आपको जी क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ये हिज वर्क ऑब्जेक्ट भी है। जब ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो एडवर्ब का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग एक एक बात को आसानी से समझ लीजिए। तो क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ पे क्या है बीच में घुस गया ये, तो यहीं पे ये जी गलत है, तो क्या लिखेंगे, ही कंप्लीटेड हिज वर्क सक्सेसफुली। ठीक है ना, या केयरफुली, ठीक है ना, जो भी लिखना हो केयरफुली ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, तो आगे बात आपको आगे दूसरे एग्जाम्पल में समझो। देखिए सी डिड, उसने किया। अब डिड क्या है जी, किया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैंने कहा ये ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, तो आप कहो सर क्योंकि आप कह रहे हो। मैंने कहा मेरे कहने से थोड़ी वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे मैं कहूँ मैंने बेच दिया, मैंने बेच दिया, आई सोल्ड, आई सोल्ड, आई सोल्ड। तो कहोगे सर क्या बोल रहे हो, आई सोल्ड, आई सोल्ड, अरे आगे तो बताओ क्या बेच दिया। तो मैं कहूँगा आई सोल्ड माई कार, आई सोल्ड माई साइकिल, आई सोल्ड माई प्लॉट, मैंने अपना प्लॉट बेच दिया, मैंने अपनी साइकिल बेच दी, मैंने अपनी कार बेच दिया। राइट, ऐसा मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, तो मैंने कहा कि आई सॉ लायन, मैंने एक शेर देखा। ओके, तब ट्रांजिटिव वर्ब को जी आप पहली बात तो समझिए, ये डिड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और हर वर्क क्या हो गया, ये जी ऑब्जेक्ट हो गया। और रूल क्या कह रहा है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो जब एडवर्ब प्रयोग करना होगा तो एडवर्ब को स्थान कहां मिलेगा। फिर से सुनिए, जब ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो एडवर्ब को स्थान ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा। अब एडवर्ब कहां घुस गया, वेल जी इन्हीं के पहले आ गया, देखो ये, जबकि ये हो गया जी ट्रांजिटिव वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये जी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये जी ऑब्जेक्ट हो गया, तब एडवर्ब को स्थान मिला, तब ये क्या है, सही है। समझ गए कि नहीं आप लोग मेरी बात को, ओके। चलिए ध्यान देते हैं, अब यहां पे ध्यान दो,
एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब तथा प्रिंसिपल वर्ब के बीच में किया जाता है, जिसको जी हम लोग मेन वर्ब ही कहते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब आप जानते होंगे सहायक क्रिया होती है, जिसको हम लोग जी हेल्पिंग वर्ब भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो जब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया होती हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया हो, तो एडवर्ब का प्रयोग दोनों के बीच में होगा जी, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब यानी आप इसको बना लो जी, एक ऑक्सिलरी वर्ब और यहां पे क्या हो गया जी, मेन वर्ब। तब इन्हीं के बीच में जी क्या रहेगा, हमेशा एडवर्ब रहेगा, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही जी एडवर्ब रहेगा, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत छोटे छोटे जी उदाहरण भी हैं, आप समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा ही विल कम नेवर लेट। अब देखिए नेवर कहाँ चला गया, ये विल, पहली बात तो विल को देखो जी, विल क्या है, विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और कम क्या है जी, मेन वर्ब है। अब देखिए जरा बोर्ड पे एकदम नजर गड़ा के रखिए, विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। कम क्या है जी, मेन वर्ब है। और एडवर्ब का प्रयोग जो किया जाएगा है ना, वो कहाँ किया जाएगा, इन दोनों के बीच में किया जाएगा, है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं। तो कहाँ किया जाएगा, इनके बीच में, तो विल और कम के बीच में। अब ये देखो जी, विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये कम क्या है जी, ये आपका मेन वर्ब है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है, उसी के बीच में तो नेवर आया। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ रहा है, तो ये नेवर एडवर्ब है। तो इसके बीच में आया तो ये सही हो गया, और जब बीच में नहीं आया था, बाद में आ गया था, तभी क्या हो गया, गलत हो गया। समझे रहिए, यही सब आपको जी अभी जब प्रैक्टिस शुरू होगी ना, कॉमन एरर इन यूज ऑफ एडवर्ब का जो इंडिविजुअल सेक्शन होगा, तब यहाँ भी यही सारी चीजें जानोगे तो बढ़िया आपको समझ में आएगा। और जब यहाँ मजबूत होगे, तभी जा करके जी स्पॉटिंग एरर और जो एरर डिटेक्शन का हम लोग सेशन पढ़ेंगे, तब वहाँ बड़े आप मजबूती से खड़े होंगे, ठीक है ना। तो आराम से समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग द बेस्ट एफर्ट, ओके। ध्यान दीजिएगा, ही विल गेट गुड मार्क्स श्योरली। तो ही विल गेट गुड मार्क्स श्योरली। अब देखिए जी, विल क्या है, ए जी ऑक्सिलरी वर्ब है आपका। और गेट क्या है जी, ये गेट को देखिए, गेट क्या है आपका, मेन वर्ब है। अब कह रहे हैं ही विल गेट मार्क्स श्योरली। अब श्योरली को गलत स्थान पे प्रयोग किया जा रहा है। अब ये आपकी जी है ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये गेट क्या है जी, मेन वर्ब है। अब इन्हीं के बीच में तो ये श्योरली आया है जी। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जब भी एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा, और बीच में आ गया तो जी ये सही हो गया। ही विल हेल्प मी सर्टेनली, ही विल हेल्प। अब विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्प क्या है, मेन वर्ब, यानी यहीं पे आना चाहिए उसे, ठीक है ना। तो ये सर्टेनली उठकर जी इन्हीं के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो जी आ गया, ही विल और हेल्प। ये हेल्प मुख्य क्रिया है, और विल क्या है, सहायक क्रिया है। सर्टेनली इन्हीं के बीच में आ गया। सही हो गया कि नहीं हो गया, ओके। आगे देखते हैं, जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो ठीक उसके पहले लिखा जाएगा। किसके पहले लिखा जाएगा, ठीक उसके पहले लिखा जाएगा। बहुत आराम से समझिए जी, जब कोई एडवर्ब या कोई एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो उसके ठीक पहले लिखा जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ऐसे समझ जाओ, जैसे मैं कहूं आई एम गुड वेरी। आई एम गुड वेरी कहा जाएगा, ओके। नहीं जी, कभी नहीं कहा जाएगा।
गुड वेरी नहीं होता, वेरी गुड होता है। तो मैं कहूं क्यों होता है, बताओ जरा, बोलो। आई एम वेरी गुड होगा। ओके, क्यों होगा? अब इसी पे जी आप पूरा रूल आप चाहिए तो बना लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ठीक उसके पहले लिखा जाएगा। ये देखिए जी, अब ये वेरी क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि गुड एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है। तो ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब है, ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। और जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा कोई भी एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही एडवर्ब मॉडिफाई करेगा तो उसके ठीक पहले लिखा जाएगा। तो वेरी गुड जी सही होगा, जबकि गुड वेरी क्या है, गलत है आपका। समझ गए कि नहीं? ओके। फिर कह रहा ही इज रिच वेरी। अब रिच क्या है जी? एडजेक्टिव है। अब आप हमसे पूछोगे एडजेक्टिव क्यों है? ही इज रिच, वह अमीर है। क्योंकि ये जी किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन की। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव ही तो होता है। और ही इज रिच वेरी नहीं कहा जाएगा। वेरी क्या है? एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो इसे क्या कहा जाएगा जी? ही इज वेरी रिच। जैसे आप समझ गए, कभी भी हम गुड वेरी नहीं कहते, हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्यों क्यों कह रहे हैं? जब अब ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है गुड, और कह रहा है जब एडजेक्टिव को या एडवर्ब को कोई एडवर्ब मॉडिफाई करेगा तो उसके पहले आता है, उसके बाद आएगा तो ये गलत हो गया, पहले आएगा तो सही हो गया। यही ये बात आपको जी समझाई जा रही है। अभी तो एक एग्जाम्पल है, इनको 50 एग्जाम्पल पे जी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके, तो आप लोग इनको समझते जाइए। कह रहा है इनफ इसका अपवाद है। तो इनफ इसका जी अपवाद है, यानी कि इनफ को, इनफ इसका अपवाद है जी, ठीक है ना? अब जरा ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। अब जी देखिए ये क्या है, रिच क्या है? एडजेक्टिव है। और इनफ क्या है जी? एडवर्ब है। इनफ एडवर्ब है जी। ओके, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, जब ये कह रहे हैं अब जी ये रिच एडजेक्टिव है, इनफ इसका एडवर्ब है, तो इनफ इसका अपवाद होता है। यानी इनफ का जब भी प्रयोग हम लोग किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इनफ प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा इनफ को बाद में रखेंगे। समझ में आया? तो यानी कि इनफ रिच नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? रिच इनफ कहा जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब रिच जी एडजेक्टिव है और इनफ क्या है? एडवर्ब है। मेरी बात को एक सेकंड और ध्यान से सुन लो। अब आप मुझसे कहोगे सर आपने कहा था कि जब कोई एडवर्ब किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो उसके पहले आएगा, जैसे कि वेरी गुड। तब ये रिच इनफ कैसे सही हो गया? तो मैंने कहा यही बात तो मैं कह रहा हूं जी, इस रूल का इनफ अपवाद है, ठीक है ना? यानी इनफ को छोड़कर बाकी जब कोई भी एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसके पहले आएगा, जैसे वेरी गुड, वेरी रिच, है ना? आ गया समझ में? लेकिन अब आप इनफ रिच नहीं कह सकते हो, क्या कहा जाएगा? रिच इनफ कहा जाएगा। समझ गए होगे आप? आगे ध्यान से सुनते हैं। अब एक एग्जाम्पल को समझो, यहां पे एरर क्या है? ऐसे ही एरर जी, जब एरर डिटेक्शन का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, और जब हम लोग जी स्पॉटिंग एरर में आएंगे तो हमें इसको जानना पड़ेगा जी बहुत अच्छे से, ठीक है ना? अब देखिए द बॉय वाज इनफ काइंड। अब इनफ और काइंड, काइंड क्या है जी? एडजेक्टिव है, और इनफ इसके पहले आ गया जी, तो ये गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो द बॉय वाज इनफ काइंड, तो क्या हो जाएगा? द बॉय वाज काइंड इनफ। तभी देखिए बाद में आ गया तो ये सही हो गया। इनफ जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा उसे उसके बाद लिखा जाएगा, ये बात हमने जी बता दिया। ओके,
तो ये हो गया ही इज इनफ रिच नहीं होगा, ही इज रिच इनफ होगा। ठीक है, आगे समझे रहिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहे हैं वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री के पूर्व किया जाता है। वेरी का जी प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले कह रहे हैं इसका दो प्रयोग कह रहे हैं कि वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पूर्व किया जाता है। जैसे जी गुड लिखा है या रिच लिखा है तो हम क्या लिख देते हैं इसको? वेरी गुड, बहुत अच्छा। या रिच लिखा है तो हम इसको क्या लिख दिए जी? वेरी रिच लिख दिए। तो एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है या एडवर्ब की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उनके जी पहले वेरी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वेरी का प्रयोग कहाँ है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला होता है, राइट, इनके पहले किया जाता है। समझ में आया? जैसे ही इज मच रिच, अब रिच क्या है? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, इसके पहले मच का प्रयोग हो गया, गलत हो गया। अब ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, इसके पहले वेरी का प्रयोग हुआ, नियम के अनुसार जी देखिए ये सही हो गया। द स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग, मच इंटरेस्टिंग गलत हो गया क्योंकि इंटरेस्टिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आपने नहीं पढ़ा है जी फिर फंस जाएगा पेज। मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन के सेक्शन में बहुत अच्छे से प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है ना, जीरेंड क्या है, जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में अंतर क्या होता है, ये सब जी प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए हैं आप लोगों को। ठीक है ना, अच्छे से समझाया गया है। तो दिस स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग नहीं होगा, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आगे ध्यान देते हैं। मच का प्रयोग, ये सब समझे रहिए जी, यहां से खूब क्वेश्चन आपको बनेंगे। मच का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व किया जाता है। मच को यहां पढ़ के रखिए। मच का प्रयोग क्या होता है, वेरी का प्रयोग क्या होता है, सब जी मैं बता चुका हूं। वेरी जो होता है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पूर्व होता है। ठीक, अब ज्यादा लिखेंगे नहीं, टाइम लगेगा जी। और मच का प्रयोग जी जो क्या होता है, कहता है कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ जी इसका प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ और किसके साथ जी? पास्ट पार्टिसिपल के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ओके, जैसे मैं कहूं ही इज वेरी रिचर देन मी, कि वह मुझसे बहुत ज्यादा अमीर है। मुझे यह बात कहनी है कि वह मुझसे बहुत ज्यादा अमीर है। तो क्या हो जाएगा? ही इज वेरी रिचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वेरी? भाई वेरी का प्रयोग तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है ना, और यहां पे रिचर क्या है? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका प्रयोग होता है? मच का। तो यहां पे हमें मच रिचर लिखना पड़ेगा, ही इज मच रिचर देन मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, आगे बात करते हैं, ध्यान देना। राज इज वेरी मोर इंटेलिजेंट देन मी। अब पहली बात तो यहां पे पकड़ो, मोर इंटेलिजेंट, ये जी क्या है? मोर इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है जी। क्यों एडजेक्टिव का ये कंपैरेटिव डिग्री है? क्यों? क्योंकि ये जी इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, जिनका कंपैरेटिव नहीं होता और जिनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, उनका कंपैरेटिव मोर से और सुपरलेटिव मोस्ट से बनाया जाता है। ये एडजेक्टिव के जी चैप्टर में, एडजेक्टिव के सेशन में इसे पढ़ाया गया है। ओके, अब तो मोर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ जी किसका प्रयोग होता है? मच का। और यहां क्या हुआ है? वेरी का, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। और ये देखिए मच का प्रयोग हुआ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो ये वाक्य क्या हो गया जी? सही हो गया आपका। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप ध्यान से सुनिए, कभी उबा नहीं जाता है। अगर वीडियो जी लंबी हो तो आप लोग उसे जी थोड़ा रोक रोक के देखिए ना। कौन आपको कह रखा है कि नहीं एक बार में बैठो तो पूरा फिनिश कर दो? मैं तो उसे एक बार में फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं, तभी बहुत सी वीडियो को जी कई पार्ट में बनाया गया है। ठीक है ना, छोटा छोटा करके, लेकिन मैं चाह रहा हूं इसे जी खत्म कर दूं।
ध्यान देना, एडवर्ब टू का अर्थ उचित से अधिक होता है, यानी सामान्य जितना होना चाहिए कोई चीज उससे ज्यादा जब कोई चीज हो तो उसके अर्थ के लिए जी क्या किया जाता है, टू। जैसे मैं कहूं मैं राज को लाइक नहीं करता, तुमने कहा क्यों नहीं लाइक करते सर, मैंने कहा ही इज टू माइजर, वो बहुत कंजूस है। देखो भाई कंजूस होना तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा कौन व्यक्ति अपना धन लुटाता फिरता है, कौन व्यक्ति अपना धन ऐसे लुटाता फिर रहा है, हर आदमी कंजूस है कि नहीं है? केवल उसको लगता है मैं कंजूस नहीं हूं, बाकी सब लोग कंजूस हैं, ठीक है ना। तो ही इज टू माइजर, वो कंजूस है। तो मैंने कहा सभी लोग कंजूस होते हैं, तो मैंने कहा नहीं, सभी लोग कंजूस होना तो अच्छी बात है, लेकिन वह बहुत कंजूस है, मतलब सामान्य जितना कंजूस होना चाहिए उससे ज्यादा कंजूस है। तो इस भाव में जी हम किसका प्रयोग करते हैं, इस टू का करते हैं, यही चीज यहां समझा रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपको ये सब जी डिटेल में मिलेगा। यह अनप्लेजेंट अर्थ में भी जी प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये नापसंदगी का बोध कराता है। टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ किए जाने पर ये निगेटिव अर्थ देता है। जरा ध्यान देना, आई एम टू टायर्ड टू वर्क, ये तो जी आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया गया है। इसका मतलब हो गया कि आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हूं, दैट आई कैन नॉट वर्क, कि मैं काम नहीं कर सकता। तभी तो कह रहे हैं, ये देखो क्या कह रहा है, टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ किए जाने पर निगेटिव अर्थ देता है, नकारात्मक अर्थ देता है। जब कहा गया आई एम टू टायर्ड टू वर्क, इसका मतलब हो गया कि आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क, ओके, कि मैं इतना थका हूं कि मैं काम नहीं कर सकता हूं। आगे जी ध्यान देते हैं, कह रहे हैं जहां वेरी का प्रयोग होना चाहिए वहां टू का प्रयोग गलत होता है। वेरी का प्रयोग किसी भी एडजेक्टिव में उत्कर्ष का बोध कराता है, यानी वेरी जो होता है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा योर बुक इज टू गुड, अब टू गुड कहना गलत है, एडजेक्टिव कीजिए पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव कीजिए पॉजिटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ जी किसका प्रयोग होता है, वेरी का। तो वेरी का प्रयोग जी क्या है, सही हो गया अब आपका, ओके। आगे ध्यान देते हैं, फिर कह रहे हैं अब वेरी और टू के प्रयोग में जी अंतर मैंने आपको जी पढ़ा रखा है, बहुत आसानी से जी समझ लो। इसको मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं पढ़ाया तो पढ़ा भी दूंगा। एक सेशन चल रहा है रिमूव योर कंफ्यूजन, ठीक है ना, उसमें एक एक टॉपिक को पकड़कर जी उसके कंफ्यूजन, जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं उनको क्लियर किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी लोग की जो अस्पष्टता है वो जी ज्यादा हो सके हर विषय पे, ठीक है ना, ओके। तो आई एम वेरी वीक टू रन, ये नहीं कहा जाएगा, आई एम टू वीक टू रन, यानी कि मैं इतना कमजोर हूं कि मैं दौड़ नहीं सकता हूं, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट रन, ओके। इट इज वेरी हॉट, इट इज टू हॉट, जब नापसंदगी का बोध बहुत गर्मी है, यानी जितनी गर्मी होनी चाहिए उससे ज्यादा गर्मी है। मैंने कहा कि मैं चाय थोड़ा मीठा पीता हूं, तो आप मेरे लिए मीठी चाय ले आए, तो आपने कहा सर चाय अच्छी नहीं है, मैंने कहा नहीं, इट इज टू स्वीट। इट इज टू स्वीट का मतलब कि जितना मीठा होना चाहिए उससे ज्यादा मीठा है, और इसीलिए जी ये मुझे पसंद नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? टू स्वीट और वेरी स्वीट में अंतर समझ गए कि नहीं समझ गए आप? जब मैं वेरी स्वीट कहूंगा इसका मतलब बहुत मीठी है, और इसका टू स्वीट का मतलब है नापसंदगी को दिखाएगा, है कि नहीं है? आगे ध्यान दो, ये सब आपको जी पढ़ाए गए हैं। कहते हैं हार्डली वाले सेंटेंस को हमेशा इंटरोगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है, ये सब जी आपको पढ़ाया गया है। ये इन्वर्जन का केस होता है। हार्डली आई हैड इंटर्ड माई ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेन, मुश्किल से मैं अपने ऑफिस में प्रवेश किया था जब बारिश होने लगी, ओके। तो मैंने कहा हार्डली आई हैड नहीं जी, अब यहां पे क्या होगा, हार्डली हैड आई इंटर्ड माई ऑफिस, ओके। चलो आगे ध्यान देते हैं जी। कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब को हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। इसको जी थोड़ा ओके इनट्रांजिटिव करो जी ना, ये ट्रांजिटिव की बात नहीं हो रही है, ये इनट्रांजिटिव की बात हो रही है, ठीक है ना। पढ़िए, इनट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब को हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे ही बिटरली वीप्स नहीं होगा जी, ही वीप्स बिटरली होगा।
ओके, तो आपको पढ़ाया जा चुका है, रिपीट हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम को हमेशा वर्ब के पहले प्रयोग करते हैं, वर्ब के पहले प्रयोग करते हैं। सब जी देखिए आपको रिपीट फॉर्म में आ रहे हैं। तो जैसे ही कम्स नेवर हियर नहीं, ही नेवर कम्स हियर। आई गो ऑफन दियर नहीं, आई ऑफन गो दियर। ये देखिए जी, ये दोबारा आपको पढ़ा दिया जा रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। एडवर्ब का सही प्रयोग करने के लिए हम लोगों को जी इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा उसके सही अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन जी खूब बनेंगे, आप लोग इसको बहुत मजबूती के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये एक लंबा सेशन होता है जी। यानी आप जब एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो किस एडवर्ब का क्या अर्थ होगा, किस पर्पज को पूरा करेगा, ये तो जी आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे कहा गया, ध्यान दीजिएगा जरा, आप लोग यहां समझने की कोशिश करो। जैसे लिखा गया, एक मिनट जी, जैसे कहा गया यू कम लेटली, आप देर से आते हो, तो क्या होगा, यू कम लेट। क्यों? क्योंकि अब आप यही नहीं जान पा रहे हो कि लेट क्या है, और आप ये नहीं जान पाओगे अगर कि लेटली क्या होता है। अब आप ये सोच रहे हो कि लेटली माने देर से हो जाएगा, जैसे कि हैप्पली का मतलब प्रसन्नता से, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, वैसे लेटली का मतलब जी देर से हो जाएगा। मैंने कहा नहीं जी, कंफ्यूज मत हो, राइट। लेटली का मतलब ही होता है हाल ही में, और इसी का मतलब होता है जल्द ही, और इसी का मतलब ही होता है जी थोड़े दिन हुए। क्या? थोड़े दिन हुए। अब आपको सर हिंदी में आप सब बता देते हो, अंग्रेजी में बताते ही नहीं। देखिए, मैं खासकर आप लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए भी मैं जी काम करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, ताकि उनको हर एक चीज जी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो मतलब आई एम टॉकिंग इन केस ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर लर्निंग इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज, ओके, जो इंग्लिश को जी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं। और दोज स्टूडेंट हु आर लर्निंग इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज, डेफिनेटली आई विल ट्राई on my part to teach everything in English, but my main motive is to explain everything so well to all of you, so that in competitive exam you do not find any problem and you secure good marks, okay, और आप अच्छे अंक को जी हासिल करें और आपका जी सिलेक्शन हो, ये भी मेरा उद्देश्य है। अब लेटली को हम लोग क्या कह ले, लोग अंग्रेजी में कह लेते हैं, इसी को जी रिसेंटली कहते हैं, और इसी चीज को जी फ्रेशली भी कहते हैं, और इसी चीज को जी हम लोग क्या कहते हैं, न्यूली भी कहते हैं। तो लेटली जान गए। अब लेट को जानिए। लेट का मतलब देर भी होता है जी इस अर्थ में, और जब हम लोग इसको एडवर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे देर से तब भी होता है, और एक लेट का मतलब जी स्वर्गीय भी होता है। जैसे मैं बोलूं लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो लेट अटल बिहारी वाजपेयी, जब मैंने कहा लेट अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसका मतलब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो आप इस बात को समझ गए कि लेट का अर्थ स्वर्गीय के लिए भी होता है। तो अब यहाँ पे लेटली शब्द का गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है, यू कम लेट यानी आप देर से आते हो। ही वर्क्स हार्डली, अब हार्डली नहीं होगा जी, ही वर्क्स हार्ड होगा, वो मेहनत से काम करता है। अर्थात अब आपको जी हार्डली और हार्ड के बीच में जी अंतर समझना चाहिए। हार्डली, ये जी हार्ड खुद ही एडवर्ब है कि नहीं है? हार्ड का मतलब ही हो गया जी मेहनत से, हार्ड का मतलब ही हो गया जी मेहनत से, और हार्डली का मतलब हो जाएगा मुश्किल से, मुश्किल से, जिसको अब आपको सर इंग्लिश में नहीं बताया। मैंने कहा जी इंग्लिश में बताना कोई बहुत कठिन काम ही नहीं है मेरे लिए, केवल मैं इसलिए चाहता हूं कि आप उसे जानते होंगे। इसी को जी आप कह लो विद लिटिल पॉसिबिलिटी। क्या हो गया जी? विद लिटिल पॉसिबिलिटी। इसी को तो कह रहे हैं कि इसका अर्थ जी जान के रखिए। सब जी मैं रिमूव योर कंफ्यूजन के सेशन में सब कुछ जी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, है ना। हो सकता है यूट्यूब पे ना हो, लेकिन है पढ़ाया गया है आपको। तो विद लिटिल पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने कहा मुश्किल से, हार्डली ही हैड 100 रुपीज, मुश्किल से उसके पास 100 रुपए थे। तो मुश्किल से मतलब जो कहा जा रहा है समझ जाओ वो भी नहीं, ठीक है ना। ओके, और हार्ड का मतलब क्या होता है जी? मेहनत से। जैसे आई वर्क हार्ड,
तो मैं मेहनत से काम करता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ही वर्क्स हार्डली नहीं होगा, ही वर्क्स हार्ड होगा। ही स्पीक्स फास्टली नहीं होगा जी, फास्टली एडवर्ब नहीं है यहाँ पे, आपको ये बात समझनी होगी। फास्टली एडवर्ब नहीं होगा, केवल ये फास्ट होगा, ठीक है ना। फिर आगे भी ध्यान देते हैं, कहते हैं सपोजिंग का अर्थ मान लो यदि ऐसा होने पर आदि होता है। ठीक यही भाव इफ का भी रखता है, इसलिए दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं? सपोजिंग इफ यू फेल व्हाट विल यू डू। अब आप जानिए, सपोजिंग भी वही चीज है, सपोजिंग ही इफ है, इफ ही जी सपोजिंग है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। सपोजिंग यू फेल व्हाट विल यू डू, तो कह रहे हैं सपोजिंग यू फेल, मान लो तुम फेल हो जाते हो, व्हाट विल यू डू, तब ये सही होगा जी। समझ गए ना? ओके। एडवर्ब ओनली का प्रयोग पार्ट ऑफ स्पीच के पास करना चाहिए जिसको ये जी मॉडिफाई करता हो ओनली, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, अब ये वाक्य में मैंने लिखा जी ओनली, देखिए जिसको मॉडिफाई करे, ये ही को मॉडिफाई कर रहा है, ही ओनली रेस्ट व्हेन ही इज टायर्ड। इसका मतलब केवल वह आराम करता है जब वो थक जाता है, जब वो थका होता है, तो केवल वह आराम करता है, बाकी और कोई नहीं आराम करता। तुमने कहा नहीं सर, मैं कहना चाह रहा हूं कि वो केवल आराम करता है जब वो थक जाता है, केवल वह आराम करता है, वह आराम केवल करता है। तो ये जी ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है? रेस्ट को, तो इसके साथ जी इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे जी आपका शुरू होता है लेवल 2 में आ गए हम लोग, और अब हम लोग जी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों के पास इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे। ओके। अब जी ये एडवर्ब का नहीं जी, ये गलत हो गया, ये एडवर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये एडवर्ब का जो कॉमन एरर इन यूज ऑफ एडवर्ब के सेशन में जी हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से जी हमारे पास एक लंबी सीरीज है प्रश्नों की। अब यहाँ से जी इस तरह से जब मैं इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा रहा हूँ कि पहले मैं आप लोगों को जी रूल थियरी अच्छे से पढ़ा दूँ, फिर इंडिविजुअल आपका ये देखिए, इसमें जितने सवाल हैं, जितने क्वेश्चन हैं जी, ये आपके सब के सब जी किससे रिलेटेड हैं? एडवर्ब से, ठीक है ना। ये देखिए कॉमन एरर एडजेक्टिव जी मिसप्रिंट है, उसको इग्नोर करिए। तो ये सब एडवर्ब का है जी, ठीक है ना। ओके। अब आपको जब ये सब पढ़ाएंगे तो आपको जो रूल पढ़ाए हैं उनको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप थियरी को अच्छे से पढ़ लो, फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जी तब हम लोग स्पॉटिंग एरर और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और तब वो जी हमारे लिए बहुत आसान होगा। और विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर डायरेक्ट हम लोग स्पॉटिंग एरर को और डायरेक्ट जी हम लोग पढ़ने लगते हैं तो हमारे लिए जी अच्छा नहीं होता है, फिर हम लोग अपने आप को उतने मजबूत नहीं पाते हैं जितना हमें पाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में मेरी आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।